वी आर सैलरी पीपल एंड एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस बजट से कुछ फायदा हम लोग को भी मिल जाए। लाइक जो लोग ओल्ड रिजाइम पे टैक्स पे कर रहे थे वो लोगों को कुछ डिडक्शंस बढ़ जाए या कुछ एग्जेम्पशंस बढ़ जाए या जो होते हैं ना स्टैम्प डिडक्शंस उसका लिमिट बढ़ जाए। उससे क्या होता, कुछ टैक्स जो है पेमेंट कम करना होता तो थोड़ा सेविंग्स हो जाते सैलरी पीपल के लिए। तो एक्चुअली वी आर एक्सपेक्टिंग दैट, बट इस बजट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो लोग ओल्ड रिजाइम पे टैक्स पे कर रहे थे उसके लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बट इस बजट में किसी का अच्छा हुआ तो एक स्पेसिफाइड ग्रुप ऑफ पर्संस के लिए अच्छा हुआ है। कौन है वो लोग? जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, क्योंकि एक स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। उस स्कीम में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं जिससे सीनियर सिटीजन लोगों के लिए बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। और आज बात करेंगे सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के ऊपर, जिसमें जानेंगे अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, कौन अकाउंट ओपन कर सकता है, आप कितना डिपॉजिट कर सकते हैं, कितने बार डिपॉजिट कर सकते हैं, कितना रिटर्न मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे आप उस अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभ्रत जाना। बाय प्रोफेशन आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ये स्कीम कौन इसका बेनिफिट्स ले सकता है या कौन इस स्कीम के अंतर्गत अकाउंट ओपन कर सकते हैं? हु कैन ओपन द अकाउंट अंडर दिस स्कीम? सीनियर सिटीजन्स, इंडिया में सीनियर सिटीजन्स जो लोग हैं जिसका एज 60 या उससे ज्यादा है, वो लोग इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं। सेकेंड, जिसका एज 60 नहीं हुआ, जिसका एज 60 नहीं हुआ बट जिसका एज 55 से ज्यादा है बट 60 से कम है, जिसका एज 55 से ज्यादा है बट 60 से कम है, एंड जो लोग नौकरी या सर्विस में थे और कंपनी से या ऑर्गेनाइजेशन से वॉलंटरली रिटायरमेंट ले चुके हैं, एंड रिटायरमेंट के बाद जितना भी रिटायरमेंट बेनिफिट मिला है एंटायर अमाउंट 1 महीने के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं या कर सकते हैं इस स्कीम के अंतर्गत। तो पहला क्या था? जिसका एज 60 या उससे ज्यादा है। सेकंड क्या है? जिसका एज 55 से ज्यादा है बट लेस देन 60 है एंड जॉब करते थे, कंपनी से वीआरएस ले चुके हैं और रिटायरमेंट में जितना भी पैसा मिले हैं उसको 1 महीने के अंदर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर दिए हैं, वो लोग एलिजिबल है। एंड थर्ड है कि जिसका एज 50 प्लस है बट 60 से कम है। इसमें कौन फॉल करते हैं? इसमें ओनली रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल फॉल करते हैं इस कैटेगरी में। सो these persons are eligible to open account under this scheme or can get the benefit of this scheme. These are peoples. Second is account कहां ओपन करें? ये जो स्कीम है, इस स्कीम में फायदा लेने के लिए अकाउंट ओपन करना पड़ता है। तो अकाउंट कहां ओपन करें? तो अकाउंट आपको ओपन करना है ईदर बाय विजिटिंग पोस्ट ऑफिस। आप पोस्ट ऑफिस में जाके इस स्कीम का फायदा ले सकते हैं, एंड या बैंक में जाके भी आप इसका फायदा ले सकते हैं। इधर आप जाएंगे पोस्ट ऑफिस और बैंक। जनरली ऑल बैंक्स आर कवर्ड, ऑल बैंक्स आर ऑफरिंग दिस फैसिलिटी एक्चुअली, सो यू कैन विजिट एनी प्राइवेट बैंक और एनी पब्लिक बैंक एज योर कन्वीनियंस। नेक्स्ट इज अकाउंट तो ओपन हो चुके हैं, अभी कितने अमाउंट डिपॉजिट करना है और कितने बार में डिपॉजिट करना है। इसमें क्या है ना, ये जो स्कीम है, इस स्कीम में ये जो स्कीम है, इस स्कीम ये बोलता है कि आपको जो भी इन्वेस्ट करना है या अकाउंट ओपन करना है आपको एक ही बार में करना है। आप
सिंगल पेमेंट देके ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पोस्ट ऑफिस में जाके एक अकाउंट ओपन कर लिए हैं, अकाउंट नंबर X, आप अकाउंट ओपन कर चुके हैं। तो इस अकाउंट पे आप कितने बार इस स्कीम में आपका फंड डाल सकते हैं? एक बार आप डाल सकते हैं। ओनली सिंगल पेमेंट इज अलाउड। आप ओनली वन टाइम पेमेंट करके इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहां पे एक ऑप्शन है, क्या है? फॉर एग्जांपल, आप क्या किए, पोस्ट ऑफिस में एक अकाउंट ओपन कर लिए हैं, एक बैंक पे अकाउंट ओपन कर लिए हैं। तो उस केस में आप पोस्ट ऑफिस में एक बार डाल सकते हैं और बैंक में भी एक बार डाल सकते हैं। ये आपके पास ऑप्शन है। एवरी अकाउंट पे आपको सिंगल पेमेंट ही अलाउड है। जो भी आपको डिपॉजिट करना है वो आप एक ही बार में आपको करना है। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट इज नॉट अलाउड अंडर दिस स्कीम। नाउ क्वेश्चन ए रेज होता है कि कितना अमाउंट हम लोग डाल सकते हैं, कुछ लिमिट है क्या, मिनिमम या मैक्सिमम का? आंसर इज यस, लिमिट है। क्या लिमिट है? लिमिट आपका ये है, आपको मिनिमम 1000 डालना है, आपको मिनिमम 1000 डालना है। और मैक्सिमम आप कितना डाल सकते हैं? मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 15 lakhs, जो पहले था। मतलब मिनिमम आप 1000 डालेंगे और मैक्सिमम 15 lakhs डाल सकते थे एज पर लास्ट ईयर या इस बाजेट आने के पहले तक। बाजेट आने के बाद क्या हुआ? बाजेट आने के बाद ये जो लिमिट है ना, इसको बढ़ा के कर दिया गया है 30 lakhs। So now every senior citizen can invest 30 lakhs rupees maximum in this scheme। So बजट में यही फायदा हुआ कि पहले जहां पे लिमिट 15 लाख था, वही लिमिट को 100% इंक्रीज करके या डबल कर दिया गया है 30 lakhs तक। तो एक सीनियर सिटीजन को उसका ऑप्शन है, मिनिमम 1000 डाल सकता है और मैक्सिमम 30 lakhs वो डाल सकता है। बट यहां पे एक पॉइंट है। अभी पॉइंट क्या है कि जो लोग सैलरीड एम्प्लॉई हैं या जो लोग VRS लिए हैं कंपनी से, जो लोग क्या लिए VRS लिए हैं, VRS लिए हैं और जिसका एज है 55 से लेकर 60, इस एज ग्रुप में जो लोग VRS लिए हैं वो लोगों के लिए लिमिट क्या रहेगा? वो लोगों के लिए लिमिट क्या रहेगा? लिमिट ये होगा कि VRS लेने के बाद जितना रिटायरमेंट के बाद बेनिफिट मिला, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट बेनिफिट मिला 40 lakhs और लिमिट कितना है? मैक्सिमम 30 lakhs। तो उस केस में आप मैक्सिमम 30 lakhs ही डाल सकते हैं। और एग्जांपल लेते हैं, रिटायरमेंट के जो बेनिफिट है वो लिए हैं, वो मिला है 20 lakhs और लिमिट कितना है? 30 lakhs। तो कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम? आप मैक्सिमम 20 lakhs ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो द कंडीशंस इज, इफ योर एज इज बिटवीन 55 से लेकर 60, इन दैट केस आपके लिए जो मैक्सिमम लिमिट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि 30 lakhs जो लिमिट है ना, वो एक बार है। एंड आपके रिटायरमेंट के बाद आपको जितना बेनिफिट मिला इन काइंड, इन पैसा जितना मिला, वो अमाउंट या 30 lakhs, उनमें से जो कम होगा आपको वही मैक्सिमम लिमिट आपको मान के चलना है। नेक्स्ट इज कि एक सीनियर सिटीजन या ये जो स्कीम है, इस स्कीम में जो लोग एलिजिबल हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, वो लोग कितने अकाउंट ओपन कर सकता है? ये स्कीम बोलता है कि देयर इज नो लिमिट टू ओपन अकाउंट। कोई लिमिट नहीं है, आप किसी भी नंबर ऑफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट द रेस्ट्रिक्शन इज कि आप SBI के पास गए और SBI को आप ये बोल रहे हैं कि मुझे ना एक
सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट ओपन करना है, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, खुलवा देंगे वो लोग एसबीआई के उसी ब्रांच पे। फिर आप बोलते हैं कि मुझे और एक अकाउंट ओपन करवा दीजिए, उस केस में इट इज नॉट अलाउड। दैट मीन्स इफ यू विश टू ओपन मोर देन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, इन दैट केस आप एक पोस्ट ऑफिस में खुलवा लीजिए, एक बैंक में खुलवा लीजिए, या बैंक के डिफरेंट ब्रांचेस में आप खुलवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक ब्रांच पे मोर देन वन अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। बट यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि आपका जो मैक्सिमम लिमिट है ना, आपका जो मैक्सिमम लिमिट है कि आप मैक्सिमम जो इन्वेस्ट कर सकते थे वो लिमिट आपके लिए सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मान के चलिए कि पोस्ट ऑफिस में आप एक अकाउंट ओपन किए जिसमें आप डाल चुके हैं 3 लाख, एसबीआई में एक अकाउंट ओपन किए उसमें डाल चुके हैं 10 लाख, उसके बाद आप पंजाब नेशनल बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में आप किए हैं 5 लाख। तो आपका जो मैक्सिमम लिमिट है ना 30 लाख का, वो एग्रीगेट होके ही काउंट किया जाएगा। ऐसा नहीं कि पोस्ट ऑफिस में 30 लाख, एसबीआई में 30 लाख, ऐसे नहीं है। आपके नाम पे जितना भी ये स्कीम में अकाउंट खुलेगा, सब अकाउंट का एग्रीगेट करके ही आपका 30 लाख में कैलकुलेशन है वो किया जाएगा। दैट मीन्स जितना भी अकाउंट रहेगा सबको ऐड करके आपका मैक्सिमम लिमिट चेक किया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, यू कैन से दैट कि मुझे 30 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना है, आप बैंक वालों को दे दिए 40 लाख के इन्वेस्ट करवा दो, उस केस में क्या होगा, बैंक वाला आपको 10 लाख रिफंड कर देगा। 30 लाख के ऊपर इस स्कीम में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, स्ट्रिक्टली डिसअलाउड, आप नहीं कर सकते। नाउ एक सीनियर सिटीजन जो है जिसने अकाउंट ओपन कर चुके हैं, एक सीनियर सिटीजन अकाउंट ओपन कर लिए हैं, खुद के नाम पे अकाउंट ओपन कर चुके हैं। नाउ सीनियर सिटीजन चाहते हैं कि उसका जो मिसेस है उसको भी नॉमिनी या सेकंड होल्डर रखना चाहते हैं। तो उस केस में स्कीम बोलता है कि जो सीनियर सिटीजन है ना जिसने अकाउंट ओपन किए हैं, वो उसका मिसेस को सेकेंड होल्डर बोल के रख सकते हैं। दैट मीन्स एक सीनियर सिटीजन के पास 2 ऑप्शन है अकाउंट ओपन करने का। इंडिविजुअल कैपेसिटी में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इंडिविजुअल कैपेसिटी मतलब ओनली खुद के नाम पे अकाउंट खुल चुके हैं, वो अलाउड है। जॉइंट अकाउंट करना चाहते हैं, जॉइंट अकाउंट सीनियर सिटीजन प्लस उनका मिसेस, तो दैट इज ऑल्सो अलाउड, उसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। बट आपको यहां पे एक पॉइंट सोचना है, देखना है, जो सीनियर सिटीजन है उसका एज 60 प्लस है, बट जो मिसेस को सेकेंड पर्सन या सेकेंड होल्डर करना चाहते हैं उसका एज 60 प्लस होना चाहिए या नहीं। स्कीम में बोलता है कि जो मिसेस है उनमें कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि एज 60 है या नहीं है। 60 होने से भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या लेस देन 60 होने से भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देयर इज नो लिमिटेशंस और बार ऑन दिस। बट नेक्स्ट क्वेश्चन ए अराइज होके आते हैं कि एक सीनियर सिटीजन है जिसने जॉइंट अकाउंट ओपन किए, जॉइंट अकाउंट ओपन किए। जॉइंट अकाउंट में कौन है, सीनियर सिटीजन है और उसका मिसेस है जिसका एज है 55। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द मैक्सिमम लिमिट अंडर दिस केस। सीनियर सिटीजन के लिए लिमिट तो है 30 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो मिसेस है उनका एज है 55, तो लिमिट क्या होगा, 30 लाख प्लस 30 लाख? नो, यहां पे लिमिट जो है वो लिमिट 30 लाख ही रहेगा। सेकेंड पर्सन जो है
उसका एज है लेस देन 60 है, एक्चुअली सी इज नॉट एलिजिबल फॉर द स्कीम। सो यहाँ पे जो लिमिट है 30 लाख का मिसेस के लिए अवेलेबल नहीं होगा। जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट है वो 30 लाख तक ही सीमित रहेगा या लिमिटेड रहेगा। बट जिस केस में जॉइंट अकाउंट जो ओपन किए हैं सीनियर सिटीजन है और मिसेस भी सीनियर सिटीजन है, इन दैट केस द लिमिट विल बी डबल्ड, 30 lakhs प्लस 30 lakhs विल बी 60 lakhs। इस स्कीम में इंटरेस्ट कितना मिलने वाले हैं, ये जो स्कीम में लोग इन्वेस्ट क्यों करें, मेन फायदा ये है इस स्कीम जो है ये सेफ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलता है ना वो मार्केट रेट से बहुत ज्यादा होते हैं, थोड़ा हाई होते हैं या एक्स्ट्रा रहते हैं कंपेयर टू फिक्स डिपॉजिट इंटरेस्ट, इसीलिए ये स्कीम अच्छा है। इस बार जो क्वार्टर चल रहे हैं अभी जैन फेब मार्च 23, जैन फेब एंड मार्च, इस क्वार्टर के लिए जो रेट है ना वो रेट है आपका 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मिलने वाले हैं 8% के रेट में इंटरेस्ट मिलने वाले हैं। इस स्कीम में इंटरेस्ट कैसे मिलता है उसके कैलकुलेशन से थोड़ा इसमें ऐसे मिलते हैं जनरली कि जो भी इन्वेस्ट होते हैं, जो भी अमाउंट इन्वेस्ट होते हैं अंडर दिस स्कीम, इंटरेस्ट इज पेबल quarterly basis, interest is payable on quarterly basis, that means say एक क्वार्टर है जैन फेब मार्च, एक क्वार्टर है और आप अकाउंट ओपन करवाए हैं फर्स्ट फेब को, तो उस केस में इंटरेस्ट आपको कब तक मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलेगा फर्स्ट फेब से लेके मार्च एंड तक। जो भी इंटरेस्ट आपको एक्रू होगा, जितना आपका इंटरेस्ट आएगा वो इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा 1 अप्रैल को। एवरी क्वार्टर में जो भी इंटरेस्ट आपका जमा होते हैं या एक्रूड होते हैं वो इंटरेस्ट आपको एवरी क्वार्टर के फर्स्ट डे में आपको मिल जाएगा। और जो भी इंटरेस्ट है वो आपके सेविंग्स अकाउंट पे ही मिलेगा। दैट मीन्स आपको जब ओपन करवाना है सेविंग्स स्कीम का अकाउंट, संगी संग आपका एक सेविंग्स अकाउंट भी लिंक रहेगा। इस स्कीम से जो भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलने वाले हैं वो आपके सेविंग्स अकाउंट पे जाके वो जमा हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकाउंट को क्लोज कैसे करें। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू क्लोज द अकाउंट अंडर द स्कीम। यहां पे थोड़ा लेंदी है इसलिए कि देयर आर सो मेनी प्रोविजंस एक्चुअली कि आप कब चाहते हैं अकाउंट क्लोज करना। जनरल क्या होता है, ये स्कीम बोलता है कि इस स्कीम का जो वैलिडिटी है ना, ये जो स्कीम है स्कीम की वैलिडिटी है 0 से लेकर 5 इयर्स। मतलब इफ यू ऑफ द स्कीम देन यू हैव टू वेट फॉर 5 इयर्स टू गेट योर मैच्योरिटी प्रोसीड्स। आप जो भी आज इन्वेस्ट किए हैं उस अमाउंट को आपको मिलने के लिए विद इंटरेस्ट 5 साल वेट करना पड़ेगा। दैट मीन्स इन सिंपल टर्म्स इस स्कीम का जो वैलिडिटी है 5 साल के लिए। 5 साल के बाद आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है एंड इंटरेस्ट अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा। नाउ ऐसा भी हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट तो कर दिए हैं, अभी उस अमाउंट को आपको चाहिए, हो सकता है 1 साल बाद या 2 साल बाद या 3 साल बाद, तो उस केस में क्या करें। स्कीम बोलता है कि सिंपल चीज बोलता है, आप स्कीम जिस दिन किए 0 से लेके 1 ईयर, आप इस ईयर के अंदर आप क्या चाहते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट किए थे उसको विथड्रॉ करना चाहते हैं। 0 से लेके 1 ईयर के अंदर, मतलब जिस दिन अकाउंट खोला उस दिन से लेके 1 साल के अंदर आप चाहते हैं उस अकाउंट को क्लोज करके पैसा रिफंड करने के लिए, या आपको पैसा मिल जाए जहां पे आप इन्वेस्ट किए हैं स्कीम से। तो उस केस में क्या बोलता है कि उस केस में ना आपको रिफंड क्या मिल जाएगा, आप जितना भी अमाउंट इन्वेस्ट किए हैं दैट इज प्रिंसिपल वो आपको मिल जाएगा, बट जितना अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपके अकाउंट पे एक्रू हुआ है
इंटायर इंटरेस्ट आपसे एज ए पेनल्टी रिकवरी किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप अकाउंट ओपन किए हैं 1/5/22 को और आप चाहते हैं कि 31 दिसंबर 22 को ही इस स्कीम में अकाउंट क्लोज करके पैसा बैक चाहते हैं उस स्कीम से। तो उस स्कीम में क्या होगा, आप फॉर एग्जांपल से आप 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, आपको 10 लाख मिल जाएगा। बट इस पीरियड में जितना भी आपका इंटरेस्ट आपको मिलने वाला था या एक्रू हुआ था, इंटायर इंटरेस्ट आपसे रिकवरी किया जाएगा, मतलब आपको नहीं मिलेगा। जितना भी इंटरेस्ट है आपका पेनल्टी माना जाएगा और आपसे काट के आपका बाकी अमाउंट आपको रिफंड किया जाएगा। जिस केस में यू आर विथड्रॉइंग योर अमाउंट विद इन 0 to 1 year। बट जिस केस में आप चाहते हैं कि मैंने जो इन्वेस्ट किया उस इन्वेस्ट अमाउंट को मुझे 1 साल से लेके 2 साल के अंदर विथड्रॉ करना है, तो उस केस में क्या प्रोविजन है? उस केस में प्रोविजन ये है कि आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट आपको मिल जाएगा, डिपॉजिट अमाउंट भी मिल जाएगा। बट जितना आप डिपॉजिट किए थे उस डिपॉजिट का 1.5% डिडक्ट किया जाएगा एज ए पेनाल्टी। तो दैट मीन्स आपको क्या मिलने वाले हैं? आपको मिलने वाले हैं डिपॉजिट अमाउंट का 98.5% प्लस आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला था वो आपको मिल जाएगा। 1.5% इज द पेनल्टी। नाउ थर्ड केस, आप चाहते हैं 2 से लेके 5 साल के बीच में विथड्रॉ करने के लिए, तो उस केस में क्या प्रोविजन है? उस केस में प्रोविजन ये है कि 1% ऑफ डिपॉजिट अमाउंट आपसे पेनाल्टी लिया जाएगा। दैट मीन्स आपको क्या मिलने वाले हैं? डिपॉजिट अमाउंट जो आप किए थे उसका 99% आपको मिलेगा और जो भी इतना आपका इंटरेस्ट एक्रू हुआ था, इंटर इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। एंड फोर्थ केस, आप चाहते हैं आपका जो अमाउंट है उस अमाउंट को विथड्रॉ करना 5 साल के बाद, 5 साल के बाद आप चाहते हैं विथड्रॉ करने के लिए, तो उस केस में कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, क्योंकि जो स्कीम है ना, इस स्कीम का वैलिडिटी है 5 साल। तो उस केस में आपका इंटायर डिपॉजिट अलॉन्ग विथ ऑल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा एज ए रिटर्न। डिपॉजिट भी मिल जाएगा और इंटरेस्ट भी आपको मिल जाएगा 5 इयर्स के बाद। बट फिर भी आप चाहते हैं 5 साल के बाद इस स्कीम को कंटिन्यू करने के लिए, इन दैट केस यू कैन कंटिन्यू द स्कीम बाय एक्सटेंडिंग अनदर 3 इयर्स। दैट मीन्स 0 से लेके 8 इयर्स आप इस स्कीम को कंटिन्यू कर सकते हैं। 0 से लेके 5 साल तो वैलिडिटी होता है और 3 साल आप एक्सटेंड कर सकते हैं एज ए एक्सटेंशन। नेक्स्ट है हो सकता है ऐसा केस हो कि अकाउंट तो ओपन कर चुके हैं और अकाउंट ओपन करने के कुछ दिन बाद ही जिसने अकाउंट ओपन करवाया उसका डेथ हो गया है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा, आपको जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। जो भी आपका प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज इंटरेस्ट का क्या होगा, यहां पे समझना है। आप अकाउंट ओपन जिस दिन से किए थे, अकाउंट ओपन आप जिस डेट से किए हैं और जब डेथ हुआ है, डेट ऑफ डेथ, अकाउंट ओपन डेट से लेके डेथ तक ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आपको
स्कीम का जो भी इंटरेस्ट होता है वही रेट में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो इन केस ऑफ डेथ आपको डिपॉजिट भी मिलने वाले हैं इंटरेस्ट ऑफ परसेंट, उसमें कोई डिडक्शन नहीं होगा, और इंटरेस्ट भी आपको मिलने वाले हैं विदाउट एनी डिडक्शंस। जो भी स्कीम का रेट चलता है उसी रेट में आपको इंटरेस्ट भी मिल जाएगा एप्लीकेशन अकाउंट ओपनिंग डेट से लेके डेट ऑफ डेथ तक। अभी जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से लेके आपको 1 महीने बाद फॉर एग्जांपल के रिफंड मिला, तो 1 महीना एक्स्ट्रा जो आपका अमाउंट है वो स्कीम वालों के पास रह चुके हैं 1 महीना, तो उसके ऊपर भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा। बट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो होगा कौन से रेट पे, वो होगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक अकाउंट पे। उस टाइम जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं उसी रेट पे आपको मिलेगा रिफंड। तो इन केस ऑफ डेथ आपको क्या मिलने वाले हैं, आपका एंटर डिपॉजिट मिलने वाले हैं, प्लस आपको इंटरेस्ट का 2 पार्ट मिलने वाले हैं। एक, आप जिस दिन से अकाउंट ओपन किए थे उस दिन से लेके डेथ का, जब जिस दिन डेथ हुआ उस दिन का पीरियड का इंटरेस्ट जो होगा स्कीम का रेट, और जिस दिन डेथ हुआ उस दिन से लेके कौन सा डेट, जिस दिन आपको पैसे मिल रहे हैं, रिफंड मिल रहे हैं, वो जो डेट है, वो जो पीरियड है, उस पीरियड में आपको मिलेगा पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक में जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता है उस टाइम उसी रेट में आपको इंटरेस्ट मिल जाएगा। और एक बात है यहां पे, फॉर एग्जांपल एक सीनियर सिटीजन जिसने इस स्कीम में अकाउंट ओपन किए हैं, एक सीनियर सिटीजन मिस्टर ए जिसने अकाउंट ओपन किए हैं और जॉइंट अकाउंट पे रखे मिसेस को, मिसेस बी को रखे एज ए जॉइंट अकाउंट होल्डर। मिसेस बी का एज है 60 प्लस, मिस्टर ए का डेथ हो गया है, तो मिसेस बी इस प्लान को कंटिन्यू कर सकता है क्या? मिसेस बी इस प्लान को कंटिन्यू कर सकता है प्रोवाइडेड मिसेस बी का भी एलिजिबिलिटी 60 इयर्स होना चाहिए। तो उस केस में मिसेस बी कैन कंटिन्यू दिस स्कीम इवन आफ्टर द डेथ ऑफ मिस्टर ए। बट जिस केस में मिसेस बी का एज लेस देन 60 है, 60 से कम है, उस केस में मिसेस बी कैनॉट कंटिन्यू दिस स्कीम इन द नेम ऑफ ए। तो ये था आज का डिस्कशंस। आपको कैसा लगा ये टॉपिक, प्लीज कमेंट।